बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और अभी देखेंगे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। लास्ट क्लास में बताया कि फार्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी वी आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन in boiling point। तो सबसे पहले वही बॉइलिंग पॉइंट पहले भी डिफाइन किए थे, एक बार देख लो कि बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे किसको ना। बॉइलिंग पॉइंट जैसे ये एक सब्सटेंस है, वाटर है मान लो, वाटर। अभी कुछ टेम्परेचर इसका मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वेपर प्रेशर मान लो 500 है, 500 mm, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mm। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम लोग को पता है वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर बढ़ा, वेपर प्रेशर एक समय ऐसा होगा कि इसका भी 760 हो जाएगा इसका, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हम लिखा भी चुके हैं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 760 mm मतलब 180 m भी बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कुछ प्रॉब्लम में तुम लोग को दिक्कत आया था, वो जो क्वेश्चन जो टेस्ट में आया था उसमें बोले भी थे कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नहीं दिया रहेगा कभी कभी क्वेश्चन में। उसमें क्या होगा, उसके जगह सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया रहेगा। जैसे वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यही होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर दिया रहेगा, तो वहां पे तुमको अपने से क्या लेना होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 760 हो जाता है। क्या कि किसी भी सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस बॉइलिंग पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कोई भी सब्सटेंस का कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वहां पे तुमको लेना था 760 mm ऑफ Hg ना। तो जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या होता है सब्सटेंस का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर के केस में अगर देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर का वेपर प्रेशर मेजर करोगे तो कितना आएगा, 760 mm ऑफ Hg, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा, दैट इज 373.15 केल्विन। अब देखो अभी वाटर हम ले लिए प्योर। अब इसमें क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉलिड सॉल्यूट डालते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि देख लो अभी मान लो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस है, और 100 डिग्री सेल्सियस है इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। अब इसमें क्या होगा, सॉल्यूट डालेंगे, सॉल्यूट। तो पहले ही पता है ना, जैसे अभी देखो, अभी मान लेते हैं, एक बार फिर से देख लो कि वाटर जो है अभी
200 mm ऑफ Hg है, अभी इसका वेपर प्रेशर कितना है 200 mm ऑफ Hg। अगर इसको हम 760 mm पहुंचाना है तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर लगता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, हम सॉल्यूट इसमें ऐड करेंगे, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड डालेंगे। तो पहले ही हमको पता है कि जब कभी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। मान लो कितना हो गया 50 mm ऑफ Hg। अब तुम ही लोग सोचो कि 200 से 760 करना था तो कितना लगा था 100 डिग्री सेल्सियस, अब 50 से ले जाना है 760 तो क्या होगा 100 डिग्री से क्या होगा ज़्यादा लगेगा। या इसको ऐसे समझो कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जब कभी प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा ना। तो ये रिलेशन याद रखेंगे, ठीक है, इसी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब ये क्या है प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मान लो वाटर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्या करेंगे इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। तो अब क्या होगा ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन और सॉल्यूशन बन जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 100 से क्या होगा ज़्यादा होगा 110 डिग्री, मान लो 110 डिग्री। तो इससे हम लोग क्या सीखे, हमेशा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट का क्या होगा कम होगा। तो कितना से एलिवेशन हुआ, पहले 100 था अब क्या हो गया 110, तो क्या होगा 10 से एलिवेशन हो गया, मतलब 110 माइनस 100 करेंगे तब ना 10 आएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दोनों का डिफरेंस को बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वहां पे क्या था डेल्टा टीएफ था ना, तो डेल्टा टीएफ क्या था बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन था। यहाँ था सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे टीबी क्या मान लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टीएस जो हो गया वो हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है ज्यादा है किससे सॉल्वेंट का। तो अगर हमको निकालना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या करेंगे डेल्टा टीबी को बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो यही डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। साउंड ठीक है ना, साउंड ठीक है। और लास्ट क्लास में एक ग्राफ बताए थे, इधर वेपर प्रेशर था और टेम्परेचर था, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, और क्या था कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। और उसमें ये भी बताए थे कि सॉलिड स्टेट में जब होगा, सॉलिड स्टेट में जब होगा तो इस तरह से वेरी करेगा। अब जैसे ही लिक्विड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा इस तरह से इंक्रीज करेगा। ये सॉल्वेंट था,
सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट, और यहाँ पे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर यहाँ इक्वल हुआ था, यहाँ इक्वल हुआ था। तो ये टेम्परेचर क्या कहलाया था? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे इक्वल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फिर क्या किए थे? नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सोल्यूट डाले थे, तो उसमें क्या हुआ था? उसका वेपर प्रेशर क्या होगा था? ये कम हो गया था। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन का हो गया, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है, यहाँ पे क्या था? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या था? जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm या 760 mm। तो चलो इधर हम लोग इंडिकेट करते हैं वेपर प्रेशर। मान लो ये 0.0 atm है, यहाँ है 0.5 atm, यहाँ है 1 atm, इधर 1.5 atm। तो यहाँ पे जो 1 atm है, तो यहाँ पे देखो तो यही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और यहाँ पे देखो इस टेम्परेचर पे देख रहे हो, इस टेम्परेचर पे क्या देख रहे हो? ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना हो गया? 1 atm। मतलब ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। क्या हो गया? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे देखो इस टेम्परेचर में वेपर प्रेशर 1 atm हुआ है, तो ये किसका हो गया? सॉल्यूशन का हो गया है, सॉल्यूशन। और दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? डेल्टा टीवी कहलाएगा। दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? डेल्टा टीवी कहलाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं। ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ। तो लास्ट क्लास में क्या बोले थे कि सॉलिड स्टेट में अलग तरह से वेरी करता है, लिक्विड स्टेट में अलग तरह से। मान लो आइस अगर हम ले लेते हैं, यानी वो सॉलिड स्टेट है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ग्राफ इस तरह से आएगा। ये सॉलिड स्टेट का है, सॉलिड स्टेट का। लेकिन जैसे ही ये लिक्विड में चेंज होगा इस तरह से वेरी करेगा। यानी ये प्योर वाटर है, मतलब प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। इसमें क्या करेंगे हम लोग? नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सोल्यूट डालेंगे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर लोअरिंग हो जाएगा, क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो क्या होगा? यहां से अब ये आ जाएगा यानी कम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का ग्राफ आ जाएगा, सॉल्यूशन का। और फ्रीजिंग पॉइंट का क्या डिफिनेशन था कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, यहीं पे देख रहे हो दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सॉल्वेंट था, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस टेम्परेचर पे क्या देख रहे हो? इस टेम्परेचर पे भी क्या देख रहे हो? सॉल्यूशन वाला लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया है, तो ये हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ये देखने से क्या लग रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम है। ये डेल्टा टीएफ था, और ये तुम्हारा पी नॉट और ये पी एस, तो इसको हम लोग लिखे थे डेल्टा पी नॉट। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट को अभी डिफाइन किए कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का या सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो यहां पे हमारा 1 atm, देखो इसको अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, ये तो पी नॉट हो गया, ये पी एस, तो यहां ले लिए 0.0 atm हो जाएगा। यहां पे क्या हो गया? 0.5 atm हो गया। यहां पे 1 atm हो गया। तो ये क्या है? 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm इसका कहाँ पे हुआ है, तो देख लो इस जगह पे हुआ, तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये प्योर सॉल्वेंट का। अब फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1 atm है, तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा टीबी होगा। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टीएस ग्रेटर देन टीबी है। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इधर वाले ग्राफ को नहीं देखेंगे, इतना ही से काम चला लेंगे। तो ग्राफ ऐसे आएगा, यानी ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा पी नॉट, डेल्टा पी नॉट। तो अब पहले के जैसा कि इसको अगर हम ये दोनों को पकड़ लो और इस तरह से बढ़ाएंगे तो ये भी आपस में क्या होगा, बढ़ेगा। इसको नजदीक लाएंगे तो ये भी आपस में क्या होगा, नजदीक आएगा। मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे लास्ट क्लास में था। तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे और फाइनली प्रूव कर देंगे कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, जैसे लास्ट क्लास में किए थे, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। तो देख लो थोड़ा जल्दी से, मतलब ग्राफ से क्या क्लियर है, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट। और हम लोग जानते हैं ना, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स है, यानी इसी को हम लोग डेल्टा पी नॉट लिखते हैं, बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स है। मतलब डेल्टा पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स है। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट एक्स है, और इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे के और पी नॉट लिख दिए। अब ये दोनों ही तो कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, एक साइड रखें। और एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। और फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या बोलते हैं कि मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स होगा सॉल्यूट का, वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और एन ए प्लस एन बी जहां लिखना है वहां पे क्या लिखेंगे, एन बी होगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे सिर्फ एन बी लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के पी नॉट, और इधर हो जाएगा एन ए बाई एन बी, एन ए बाई एन बी हो जाएगा। अब इसको तोड़ देते हैं, देखो, मतलब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के पी नॉट। अब इसको क्या होगा, देख लो, एन ए जो है उसको लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाई एम ए, डब्ल्यू ए बाई एम ए। और एन बी है तो एन बी क्या होगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी, एम बी इधर लिख दो क्योंकि मोलिकुलर मास भी कांस्टेंट हो गया, मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट हो गया। और हम लोग को पता है मोलालिटी का फॉर्मूला जो होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 बाय डब्ल्यू बी। तो देखो, तो यहाँ मोलालिटी बनाना है तो यहाँ 1000 लिखेंगे, 1000 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 1000 कर दो, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, मोलालिटी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी बी इक्वल टू के पी नॉट एम बी बाई 1000, और ये हो जाएगा मोलालिटी, यानी डेल्टा टी बी जो है प्रोपोर्शनल टू एम। बस इसी को याद रखना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। और यहां पे आ गया डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और इक्वल टू का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे के बी इंटू एम, और के बी को बोलेंगे, वहाँ पे के एफ आया था, के एफ को बोले थे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या होगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और उसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोले थे, इसका एक और नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट।
अब क्या होगा, के एफ का वहां पे फॉर्मूला आया था, वैसे ही के बी निकालने का फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर टी एफ स्क्वायर था, यहाँ पे टी बी स्क्वायर, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे 1000 इंटू डेल्टा एच बी हो जाएगा वेपोराइजेशन। ये क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। और इसी को हम एक और फॉर्मूला लिखेंगे, आर टी बी स्क्वायर बाई 1000 इंटू एल वी ए पी। इसको हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और अगर इसको कैलोरी में लेते हो, कैलोरी में, तो आर भी क्या लेना पड़ेगा कैलोरी में, तो आर कितना होता है कैलोरी में, 2 आ जाएगा ना, तो 2/1000 हो जाएगा। तो ये पहले के जैसा है। अब देखो के एफ का फॉर्मूला वाटर के लिए, फॉर वाटर के एफ कितना आया लिखे थे, ये हमेशा याद रखना, 1.86 लिखे थे केजी या डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। उसी तरह से वाटर का ये तो केएफ हो गया, केबी जो वाटर का होगा 0.52 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। हर एक सॉल्वेंट का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे तुम सॉल्वेंट का निकाल सकते हो, कोई भी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास रखेंगे और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब फिर वही कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, इक्वेशन 1। और मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 बाई डब्ल्यू बी। अब क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे रख देंगे, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम के जगह ये रखेंगे डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाय एम ए इंटू डब्ल्यू बी। और एम ए निकालना है तो एम ए इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 और ये डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, के बी तो रटा रटा है, जो भी घुमाएगा क्वेश्चन किस में घुमाएगा, मोलालिटी में घुमाएगा। लेकिन मोलालिटी तो हम लोग निकालने का सीखे हैं पहले ही। ठीक है, तो इसका जो भी न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल में कुछ मिक्सचर भी देता है, मिक्स टाइप का, वो रहता है हमारा वैन टॉप फैक्टर से। तो पहले उसका कॉन्सेप्ट ले लेंगे, फिर ये दोनों का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल्स देखेंगे ना। तो वो वैन टॉप फैक्टर क्या होता है उसको जानना है हम लोग को। तो उसको जानने से पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये समझेंगे हम लोग, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो पहले ही हम लोग बात किए हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी क्यों करते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी क्यों करते हैं, टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मान लो ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये एक सॉल्यूट हो गया, और ये मान लो NaCl है, NaCl, ये एसिटिक एसिड है। अब इसका थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास का बात करेंगे, जो ओरिजिनल इसका मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, इसका 180, इसका कितना होता है 58.5, और इसका कितना होता है 60, क्या होता है 60। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन देखो तो ये तीनों सॉल्यूट है ना,
अगर तुम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे बाय यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो इसका तो आ जाएगा 180, लेकिन ये क्या हो जाएगा 58.5 नहीं आएगा, इसका क्या होगा हाफ हो जाएगा 58.5/2 यानी 29.25 आ जाएगा, और ये डबल हो जाएगा कितना होगा 120, मतलब ये एबनॉर्मल आ रहा है। क्या आ रहा है? एबनॉर्मल। मतलब क्या हुआ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या देखा गया है, जो मॉलिक्यूलर मास हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं करता है। इसके पीछे दो कारण है, देख लो। ये क्या है, जब वाटर में इसको पानी में डालोगे तो डिसोसिएशन नहीं होगा, ना ही एसोसिएशन होगा। ये पानी में डालोगे तो ये क्या होगा, प्लस और माइनस में टूट जाएगा, डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करेगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू एबनॉर्मल आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू एबनॉर्मल आएगा तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू भी एबनॉर्मल आएगा। इसका क्या होता है, वाटर में डालोगे तो क्या होगा, वाटर में अगर डालते हैं वाटर में तो ये डिसोसिएट करेगा CH3CO- और H+, लेकिन अगर हम इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन वगैरह में डालेंगे तो इसमें एसोसिएशन होता है, 2 मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएगा। तो पहले कितना पार्टिकल था इसमें 2, अब क्या हो गया 1, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर गया। तो जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करेगा वहां पे हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू एबनॉर्मल आएगा। ये जैसा था वैसे ही रहा, इसका ना तो डिसोसिएशन हुआ ना तो एसोसिएशन हुआ। ठीक है, तो ये जो एबनॉर्मल होने के पीछे दो ही कारण है, या तो मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो रहा है या तो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा। दोनों ही केस में नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करेगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू एबनॉर्मल आएगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू एबनॉर्मल आएगा तो मॉलिक्यूलर मास भी एबनॉर्मल आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा, प्रॉपर्टीज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर से हो जाएगा, एक बार इसको देख लो, अब यहां से समझो फिर वो उस पे आते हैं। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। और कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उठा के देख लो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर ले लो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो भी फॉर्मूला लिखते थे क्या लिखते थे, C के जगह WRT बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, मतलब ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये मॉलिक्यूलर मास है। अभी लिखे थे ना डेल्टा TB तो क्या था, KB इंटू WA इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू WB, तो ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये मॉलिक्यूलर मास, मतलब कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अब ये दोनों क्या होगा, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इनवर्सली होगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास जो होगा, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो ग्लूकोज था C6H12O6, अगर इसको वाटर में डालो तो एक ही पार्टिकल का एक ही होगा, पार्टिकल का नंबर चेंज नहीं होगा। अब पार्टिकल का नंबर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जो है वही होगा। लेकिन NaCl को अगर वाटर में डालते हो तो Na+ और क्या हो जाता है, Cl-, पहले 1 था अब क्या हो गया 2, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हुआ, इंक्रीज किया, और नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, डबल हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उसी तरह से एसोसिएशन के केस में देखो, यहां 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट करके सिंगल बना दिया है, सिंगल,
मतलब पहले 2 था, 1 हो गया, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया एसोसिएशन में, डिक्रीज कर गया। और नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी पहले 2 था, अभी 1 हो गया, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ होगा तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू डबल होगा। यानी NaCl का तो हाफ हो जाएगा, 58.5 का हाफ हो जाएगा, लेकिन इसका जो 60 होता है ये डबल हो जाएगा 120। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन क्या होगा, वहां पे एसोसिएशन होता है, 2 मॉलिक्यूल एक साथ रहता है, तो हमारा आंसर होगा 120। तो ये क्लियर ना, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो स्टडी करते हैं वो हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या देखा गया है कि जो मॉलिक्यूलर मास हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं करता है। इसके पीछे 2 ही कारण है, या तो मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होगा या तो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा। दोनों ही केस में नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल होगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। तो 2 कारण हम लोग देखें ना, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होने का 2 ही रीजन है, एक डिसोसिएशन और दूसरा क्या होगा, एसोसिएशन। मतलब पहला जो कारण है वो क्या है, ड्यू टू डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन कब होगा, डिसोसिएशन जब सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट मतलब दे डिसोसिएट इनटू केटायन एंड एनायन, ठीक है। और जब केटायन एनायन में टूटेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू डिक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे एक जनरल देख लो, ये एक पार्टिकल है, ये डिसोसिएशन करेगा, डिसोसिएशन करेगा तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन करेगा तो ये हमारा n पार्टिकल, तो पहले 1 था, अब कितना हो गया, n हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू डिक्रीज करेगा। जैसे NaCl, ये टूटेगा किस में, Na प्लस और Cl माइनस। CaCl2, ये भी टूटेगा किस में, Ca2 प्लस और ट्वाइस Cl माइनस। K4Fe(CN)6। तो जरा से याद रखना, ये तो कोऑर्डिनेशन वाला है ना, ये मजबूत दीवार है, दीवार के अंदर नहीं टूटता, जो भी टूटेगा यहां से टूटेगा, मतलब 4K प्लस प्लस Fe(CN)6 माइनस 4। तो ये सब केस में क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इंक्रीज कर जा रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना। तो पहला रीजन हो गया डिसोसिएशन। अब दूसरा इसी तरह से बात करते हैं एसोसिएशन का, एसोसिएशन। तो नंबर 2 में देख लो, ड्यू टू एसोसिएशन, ड्यू टू एसोसिएशन मतलब कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना, वो उसका एसोसिएशन होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, मतलब 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट करके सिंगल मॉलिक्यूल बनाएगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो क्या देख रहे हो, n पार्टिकल आपस में क्या होगा, एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन। तो क्या होगा, 1 पार्टिकल बनाया, n पार्टिकल 1 बनाया, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, और नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसको डालते हैं, किसको, एसिडिक एसिड, तो एसोसिएशन होगा CH3COH2। अब देखो ये एग्जिस्ट कैसे करता है उसको देख लो, तुम लोग पढ़े भी होगे, CH3C डबल बॉन्ड OOH, एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल HOCCH3 और ये CO, तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया ना, और 2 मॉलिक्यूल एक बना, यानी डाइमर का फॉर्मेशन हुआ है, डाइमर। तो डाइमर के चलते यहाँ पे एसोसिएशन हुआ है ना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ा। अब यही खानदान का कौन है, बेंजोइक एसिड C6H5COH ना, ट्वाइस कर देंगे तो ये भी सिंगल बनेगा, C6H5COOH
हॉल 2, मतलब इसको हम लोग दिखा सकते हैं, ये बेंजीन रिंग हो गया, वही उसी के जैसा होगा, ये COH हो गया, इधर भी HOC और ये बेंजीन रिंग हो गया, ये भी डाइमर बना रहा है ना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ये भी डाइमर का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या हो गया, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू डिक्रीज करेगा, इनवर्सली पर्पस। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला आया, एक था हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फॉर्मूला था हमारा P0 माइनस PS बाय P0 वेरी डाइल्यूट के लिए Na बाई NB, Na बाई NB। और दूसरा था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, पाई इक्वल टू CRT। और इसी में एक ये भी बताए थे फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या लिखे, तो फाइनली फॉर्मूला आया था ना, W1 M1 V1 इज इक्वल टू W2 M2 V2। और अभी जो एक होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला था डेल्टा TF इंटू KF इंटू M। और एक जो फोर्थ वन था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला था डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। ये फॉर्मूला है ना। अब सुनो, ये फॉर्मूला यूज करके अगर हम ग्लूकोज का निकालते थे मॉलिक्यूलर मास तो एग्जैक्ट सही आता था ये फॉर्मूला से। लेकिन अगर जिसका डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, अगर इससे कैलकुलेट करेंगे तो वो गलत आता है। तो इसने क्या किया, वैन थॉप ने एक करेक्शन किया, वैन थॉप करेक्शन, वैन थॉप करेक्शन। जैसे तुम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड सब पढ़े हो ना, √P/ρ, शुरू में यही फॉर्मूला आया था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो आइसोथर्मली ट्रेवल करता है, लेकिन बाद में लैपलास इसको करेक्ट किया और लैपलास एक करेक्शन किया, क्या किया, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, गामा एडियाबेटिकली ट्रेवल करता है ना, तो यही करेक्शन। तो ऐसे ये भी वैन थॉप क्या किया, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम लोग I1 I2 लिख देंगे। और ये I को अपने नाम पे रखा वैन थॉप फैक्टर, वैन थॉप फैक्टर। मतलब वैन थॉप फैक्टर का वैल्यू यहां पे रख के अगर ये प्रॉब्लम बनाओगे ना, तो चाहे डिसोसिएशन वाला हो चाहे एसोसिएशन वाला हो, और जिसका ना तो डिसोसिएशन ना तो एसोसिएशन पहले से सही हो रहा था ना, तो जिसका डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है और वैन थॉप फैक्टर यूज करके हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, हमेशा करेक्ट आएगा। तो अब हम लोग जानेंगे वैन थॉप फैक्टर होता क्या है, डिसोसिएशन वाले का कैसे निकालते हैं, एसोसिएशन वाले का कैसे निकालते हैं। एक बात और सुन लो, चूंकि ये जो ग्लूकोज था, इसका ना तो डिसोसिएशन होता है ना ही एसोसिएशन होता है, और इसका जो न्यूमेरिकल हमारा पहले से सही हो रहा था, यानी अगर इसका वैन थॉप फैक्टर लिखना चाहेंगे तो कितना होना चाहिए, 1। कितना होना चाहिए, 1। तो हमेशा याद रख लेना कि वैन थॉप फैक्टर का जो वैल्यू, जिसका ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना तो एसोसिएशन हो रहा है, उसका वैन थॉप फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, I। लेकिन जिसका डिसोसिएशन होगा और जिसका एसोसिएशन होगा उसका कितना होगा वो भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले वैन थॉप फैक्टर होता क्या है ये हम लोग बात करेंगे। तो फैक्टर है ये, फैक्टर
है ना, वैंट ऑफ फैक्टर। फैक्टर का मतलब ही समझ जाना कि रेशियो, मतलब ये रेशियो है, किसका रेशियो है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं वैंट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। तो क्या बोले, ये रेशियो है, वैंट ऑफ फैक्टर क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। मतलब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो है। अब सुनो, ये रिलेशन को, ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म पे ये हो गया, हम लिखना चाहेंगे मॉलिक्यूलर मास के टर्म पे। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मतलब अगर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास के टर्म पे क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऊपर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नीचे हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन इनवर्स का है ना। तो ऊपर में आ जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड का बात किए थे, एसिडिक एसिड बेंजीन में अगर डाल दिए तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 60, और एबनॉर्मल क्या था, डबल आया था ना 120। तो इसका क्या हो जाएगा, वैंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1/2, 1/2। अब एक और टर्म में लिखना चाहेंगे, हम लोग ये भी जानते हैं ना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। यहां ध्यान दो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। अब इसको हम लिखना चाहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म पे, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म पे। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर गया आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो यानी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जगह में कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब आई को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय। अब देखो नॉर्मल, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। उससे अच्छा है हम लोग बोल दें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। तो ये फार्मूला हो गया, वैंट ऑफ फैक्टर का एक फार्मूला हो गया, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक मॉलिक्यूलर मास के टर्म पे वैंट ऑफ फैक्टर का फार्मूला नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म पे आई का जो फार्मूला होगा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। तो ये फार्मूला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम लोग सीखेंगे डिसोसिएशन वाले का कैसे निकालेंगे, फिर बाद में देखेंगे एसोसिएशन वाले का कैसे निकलेगा ना, डिसोसिएशन का कैसे और एसोसिएशन का कैसे निकलेगा। तो जरा सा देख लो, यहां पे हम लोग देखेंगे वैंट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन जिसको हम लोग अल्फा बोलेंगे,
बैंड ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो एक जनरल वाला इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन का बात करेंगे। वन पार्टिकल था ना, डिसोसिएट करके कितना पार्टिकल बनाया, एन पार्टिकल बनाया, डिसोसिएट करके एन पार्टिकल बना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल पार्टिकल लेते हैं, इनिशियल पार्टिकल ले लेते हैं कितना, वन पार्टिकल इनिशियली। अभी डिसोसिएट नहीं हुआ तो ये क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड वाला क्या था, बस उल्टा पलटा, मतलब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो दिखाना था। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब ऊपर में एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था, नीचे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब उल्टा हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास के, ऊपर में आ जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और नीचे आ जाएगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखो आफ्टर डिसोसिएशन का बात करेंगे। आफ्टर डिसोसिएशन मान लेते हैं जितना टूटता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी देखो 1 था ना, 1 था, 1 से क्या बना, n, 1 से n बना। तो अल्फा जब टूटेगा तो कितना बनेगा, n/1 इंटू अल्फा, मतलब n अल्फा। तो यहां कितना बनेगा, n अल्फा, n अल्फा। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन कितना पार्टिकल। तो देख लो ये इतना है और ये इतना है, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो फॉर्मूला हमारा है आई का, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन। तो यहां देख लो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इनिशियली कितना था, इनिशियली 1 था। तो हमारा क्या आ गया, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब इसको इधर ले आओ तो क्या होगा, अल्फा, या इसको 1 को इधर लिखते हैं तो आई माइनस 1 हो गया, और माइनस अल्फा को बाद में, तो एन अल्फा माइनस अल्फा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आई माइनस 1 और यहाँ पे अल्फा कॉमन निकाल दो तो एन माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1। एक बार देख लो इसको बढ़िया से। तो ये तो जनरल हो गया, जनरल इलेक्ट्रोलाइट एक ले लिया ना। अब एक्चुअल में आते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा उसका कितना होगा ना। जैसे यहां देख लो, जैसे अगर हमको निकालना है मान लो NaCl का, NaCl ये टूटेगा किस में, Na प्लस और Cl माइनस। ध्यान से देखो Na प्लस और Cl माइनस। इनिशियल पार्टिकल 1 लेंगे तो ये क्या होगा, 0 0 होगा, 0 0 होगा।
और 1 माइनस अल्फा टूटेगा तो यहाँ 1 मोल है तो अल्फा, यहाँ पे भी 1 मोल, तो ये क्या होगा, अल्फा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन मतलब सभी को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 1। तो क्या बन जाएगा, देखो ये तो कट गया, यानी I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। और फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, सॉरी I इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 2 केटायन नहीं लिखेंगे, जितना केटायन बनेगा उसी को लिख देंगे। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखो, K4 FeCN6, तो ये क्या हो जाएगा, 4K प्लस FeCN6 -4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल 1 है, ये क्या होगा, 0 0 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा, कितना मोल है, 4 मोल है, तो बोलेंगे 4 अल्फा। और ये कितना मोल है, 1 मोल, तो 1 अल्फा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, I बराबर बोलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1, ये कट गया ना, तो क्या होगा, I इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा, I इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा। अगर स्ट्रॉन्ग मानेंगे तो फिर I क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां पे देख लो, इसमें जादू से देख लो, I इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा, और N क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। जितना प्रोडक्ट आएगा ना उससे एक कम अल्फा होगा 1 प्लस में। मतलब अगर NaCl है तो I बराबर कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2 केटायन बनेगा, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा। CaCl2 देख रहे हो, 3 है ना, 3 पार्टिकल बनेगा, 1 कैल्शियम और 2 क्लोरीन का, 3 बनेगा, तो क्या होगा, 1 प्लस तो करेंगे और 3 मतलब 1 एक कम करेंगे तो 2 अल्फा। अगर इसी तरह से AlCl3 अगर रहता है तो I बराबर यहाँ पे 4 आ रहा है, 3 और 1 4 आ रहा है, तो 1 प्लस 4 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा हो जाएगा। उसी तरह से देखो K4 FeCN6 इसका I निकालना है, तो कितना, 4 और 1 5, तो क्या होगा, 1 प्लस 4 अल्फा, डायरेक्ट लिखेंगे 1 प्लस 4 अल्फा। उसी तरह से अगर वीक एसिड है तो उसका अल्फा दिया रहेगा, कितना परसेंट डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम चैप्टर पे तो बना ही है अल्फा का। या अगर मान लो इस तरह से है Al2SO4 तो इसका I क्या हो जाएगा, 5 है ना, तो 1 प्लस 4 अल्फा। तो कभी कभी पूछता है किसका वैलेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू सेम है, तो ये दोनों का वैलेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो इजी है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब एक और रिलेशन बता देते हैं, मतलब एसोसिएशन वाले का देखने से पहले एक दिखाते हैं, वैलेंट ऑफ फैक्टर I एंड वेपर डेंसिटी जरा ध्यान दो। तो एक तुम लोग को फार्मूला बताए थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, इस तरह से अल्फा इक्वल टू, या एक्स लिखे थे, D माइनस डी बाई एन माइनस 1 इंटू डी, डी माइनस डी बाई एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब D क्या था, वेपर डेंसिटी
वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, और छोटा वाला डी था वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, या मिक्सचर का बोलता था डिसोसिएशन। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास बाय 2, ये फॉर्मूला। सिर्फ देख लो एक बार, हालांकि इसका अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक देख लो। जैसे मान लो ये CH3COH वाटर में डाल दे रहे हैं, वाटर में H2O, तो क्या होगा? CH3CO माइनस और H प्लस होगा, H प्लस होगा। मतलब क्या हुआ इसमें? देखो तो कितना केटायन और एनायन, टोटल 2 प्रोडक्ट बना है, तो यहां पे क्या होगा? 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? देख लो, 2 माइनस 1 मतलब अल्फा इक्वल टू डी माइनस डी बाय डी, या इसी को देखो तो अल्फा इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी माइनस 1, यानी 1 प्लस अल्फा इक्वल टू डी बाई डी। ये एक इक्वेशन हो गया। अब इसका वैलेंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। देखो तो इसका वैलेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? 1 प्लस और कितना केटायन एनायन दे रहा, प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 2, तो 2 माइनस 1 तो क्या होगा? अल्फा। अब देखो तो 1 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या होगा? डी बाई डी, तो वही 1 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे? डी बाई डी। डिस्कनेक्ट हो गया। मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो एबनॉर्मल कब होता है? जब डिसोसिएशन के बाद होता है, और नॉर्मल क्या होता है? बिफोर डिसोसिएशन होता है। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगा, देख लो, वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास बाय 2। मतलब क्या हुआ? इसमें हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और यहाँ भी 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये आई हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? डी बाई डी। तो डायरेक्ट भी इसको देख सकते हैं। अब जल्दी से एसोसिएशन वाले को देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे वैलेंट ऑफ फैक्टर, वैलेंट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, इसको भी अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जनरल वाले को बात करेंगे कि एन पार्टिकल एसोसिएट करके 1 बनाया, 1 पार्टिकल, 1 पार्टिकल। तो इनिशियल पार्टिकल लेते हैं, इनिशियल पार्टिकल, इनिशियल पार्टिकल, तो ये 1 है, ये क्या होगा? 0। आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, तो देख लो यहां पे n से 1 बना है, मतलब n से 1 बना है, तो अल्फा से कितना बनेगा? अल्फा से बनेगा 1 बाई एन इंटू अल्फा, मतलब अल्फा बाई एन होगा, अल्फा बाई एन। तो वही बात करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। मतलब आई इक्वल टू, इसको सबको ऐड कर देंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। अब इसको पूरे इधर ले आएंगे, इसको उधर ले आएंगे, मतलब
और डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, देख लो, ये वाले पोर्शन को इधर ले आएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस अल्फा बाई एन, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस आई। तो इसी में अल्फा कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 1 बाई एन और 1 माइनस आई, तो अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई बाई 1 माइनस 1 बाई एन, ये अल्फा। तो आज इतना ही तक देखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे इसको फिर से डिस्कस कर देंगे। आज देख लो, ठीक है, आज के लिए इतना ही ना, थैंक यू।